हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीआईटी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा इसोफेगस, क्योंकि कल हमने फेरेंक्स कंप्लीट किया था। तो आज से जो हमारा टॉपिक होगा या रिलेटेड होगा इसोफेगस के साथ। तो जो हमने आज आपको दिखाना है, सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा? इस डायग्राम में आपको पहले ही दिख रहा है, ये यहाँ से हमारा फेरेंक्स शुरू होता है, ये हमारा फेरेंक्स होता है, यहाँ तक हमारा फेरेंक्स होता है। और ये हमारा वो नेज़ोफेरेंक्स, ये ओरोफेरेंक्स, और ये फिर आता है यहाँ पर लैरेंजियोफेरेंक्स। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इसोफेगस, और हमारा इसोफेगस कहाँ तक जाता है? ये हमारा स्टोमक तक जाता है। ये क्रॉस करता है हमारे डायफ्राम को और फिर एंटर होता है इनटू स्टोमक, फिर वहाँ से हमारा स्टोमक स्टार्ट होता है। तो अब हमने आज देखना हमारा इसोफेगस। तो इसोफेगस के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहले ही अगर मैं वो बताऊँ आपको, पहला होता है हमारा सर्विकल पार्ट, पहला हमारा सर्विकल पार्ट होता है। उसके बाद हमारा थोरेसिक पार्ट होता है, ये वाला हमारा थोरेसिक पार्ट आता है। और उसके बाद ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट आता है। सर्विकल पार्ट, ये वाला सर्विकल पार्ट होता है हमारा। उसके बाद हमारा थोरेसिक पार्ट आता है ये। फिर डायफ्राम में जो ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट आता है। तो अब हमने क्या देखना है इसमें? हमने इसमें देखना ये है इसके रिलेशंस। देखो, अगर आप इसके एंटीरियर में देखो तो इसके एंटीरियर में आपको दिखेगा यहाँ से हमारा ट्रैकिया होता है। एंटीरियर में जो हमारे सर्विकल पार्ट और थोरेसिक का छोटा सा पार्ट में क्या होता है, हमारा जो हमारा ट्रैकिया होता है, ये एंटीरियरली होता है। और पोस्टीरियरली अगर देखें, वर्टिब्रल कॉलम होता है। पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होता है। और अगर लेटरली देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे अपना सर्विकल पार्ट, तो इसके लेटरली क्या होता है, सर्विकल पार्ट अगर देखें हम, तो सर्विकल पार्ट के लेटरली हमारे सर्विकल पार्ट, और उसके बाद फिर जो हमारा थोरेसिक पार्ट आता है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं उसके लेटरल होते हैं। ये देखो यहाँ से ये ब्रोंकस आते हैं, ब्रोंकस। और यहाँ से आयोटा भी क्रॉस करके इसको जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद दूसरी डायग्राम। आयोटा भी इसको पास करके जाता है और नीचे आते आते फिर ये डायफ्राम में जाता है और फिर कंटिन्यू होता है एज स्टोमक। तो ये हमारा डायफ्राम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसे होता है। जो हमारा डायफ्राम होता है, जो हमारा इसोफेगस होता है, ये नैरो ट्यूब होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फेरेंक्स एंड सेट कहाँ पर एंड होता है? स्टोमक में। T11 पे ये एंड होता है और स्टार्ट होता है C6 पे, सर्विकल 6 पे, और एंड होता है थोरेसिक 11 पे। ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। जो ये हमारा इसोफेगस होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। और अगर इसकी विड्थ देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर होती है, ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारा ये इसोफेगस होता है, ये हमारा रहता है कोलैप्सिड, मतलब जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं उस वक्त ये कोलैप्सिड रहता है, बंद रहता है। एंटीरियो पोस्टीरियरली ये कोलैप्सिड रहता है। तो एंटीरियो पोस्टीरियरली इसके अगर हम कर्वेचर की बात देखें, वो दूसरी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये जो ये वाली डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे आयोटा होता है, आयोटा इसको क्रॉस करके जाता है, यहाँ पर इसको आयोटा क्रॉस करके जाता है और फिर पीछे से कंटिन्यू होता है एज एब्डोमिनल आयोटा। यहाँ से आयोटा आता है, फिर यहाँ पर ब्रांच देता है अपनी, फिर आगे जाकर एब्डोमिनल आयोटा कंटिन्यू होता है नीचे की ओर, या थोरेसिक आयोटा, फिर नीचे जाकर एब्डोमिनल आयोटा ये कंटिन्यू होता है। तो मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखा, ये डायग्राम आप देख सकते हो। अगर आपने देखना होगा मतलब ये किस लेवल से आता है और कहाँ पर ये स्टमक में आता है, तो लिवर के पीछे से ये वहाँ पर आता है और कंटिन्यू होता है इनटू स्टमक में। ये जो लिवर का ये वाला लोब है, इसके पीछे से आता है, यहाँ पर होता है हमारा डायफ्राम, और डायफ्राम को क्रॉस करते हुए लिवर के पीछे से कंटिन्यू होता है इनटू स्टमक में। तो इसके पीछे से जो ये हमारा इसोफेगस है, इसके पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है, और आगे से होते हैं हमारे ब्रोंकस होता है और हमारा ट्राइकिया होता है। लेटरली हमारे प्लूरल कैविटीज़ होते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे से हमारा हार्ट, जो हमारे हार्ट से निकलता है हमारा आयोटा, वो भी क्रॉस करके जाता है। जो ये वाले डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमारे पीछे से है, वर्टिब्रल कॉलम के कर्वेचर्स होते हैं। देखो यहाँ पर एक पहले यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये होता है कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, कन्वेक्स फॉरवर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारे इसोफेगस का पार्ट होता है वो भी ऐसे ही कन्वेक्स फॉरवर्ड्स होता है।
नेक में, फिर जब नीचे जाता है तो थोरैक्स में ये कन्वेक्स बैकवर्ड्स होता है, पीछे की ओर जाता है। यहाँ पर आगे की ओर आता है, यहाँ कन्वेक्स पीछे की ओर होता है। तो हमारा जो इसोफेगस होता है वो भी कन्वेक्स पीछे की ओर ही जाता है। तो ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता था। जैसे पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम जैसे वो कर्वेचर दिखा रहा है, वैसे हमारा जो इसोफेगस है ये भी कर्वेचर दिखा रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है जो अपर एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर होता है ये आगे की ओर दिखाता है, ये नेक वाला होता है सर्विकल पार्ट। और फिर जो थोरेसिक पार्ट होता है वहाँ पर ये लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर जो होता है यहाँ पर ये बैकवर्ड्स करो करके जाता है, बैकवर्ड्स ये कन्वेक्स होते जाता है। और फिर ये दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रही होगी ये अंदर की ओर कर्वेचर करके जाती है, फिर नीचे बाहर की ओर आती है। जैसे मैं आपको दूसरी डायग्राम फिर दिखाता हूँ, लेकिन अभी आपने ये इतना ही समझना है और अब हम देखेंगे आगे इसके पॉइंट। तो गाइस अब हम देखेंगे जो हमारा इसोफेगस है नैरोवेस्ट पार्ट नैरो पार्ट होता है और स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फेरेंक्स एट T6 लेवल पे ये शुरू होता है, सर्विकल 6 लेवल पे शुरू होता है। एंड सेट स्टोमक एट T11 थोरेसिक 11 पे ये एंड होता है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड। अब हम इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस इसकी होती है अब हम वो देखेंगे। इट इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रिमेन्स कोलैप्सड एंटीरो पोस्टीरियरली। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और रिमेन्स कोलैप्सड, ये ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, कोलैप्सड रहता है, ऐसे ही बंद ही रहता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। अभी हम देखेंगे इसका जो दूसरा पॉइंट है, इट शोज एंटीरो पोस्टीरियर कर्वेचर विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो मैंने आपको अभी दिखाया है, नेक में क्या होता है, नेक में कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। जो हमारा नेक होता है वहाँ पर ये फॉरवर्ड्स होता है इसका कर्वेचर, और जो थोरेसिक होता है वहाँ पर बैकवर्ड्स होता है। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने देखी थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस अब मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हमारे जो इसोफेगस होते हैं इसमें 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से होते हैं, ये कुछ फंक्शनल मतलब फिजियोलॉजिकल होते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स इसके पास से गुजरते हैं, तो ये हमारे वहाँ पर नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बन जाती है, छोटे छोटे से कंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। तो अब मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये तो जो हमारी कंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है, देयर आर 4 स्पेशल इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन, ये 4 होती है। जो पहला वाला होता है वो होता है फेरेंगो इसोफेजियल जंक्शन पे। जो फेरेंगो इसोफेजियल जंक्शन होता है वहाँ पर हमारा पहला होता है फेरेंगो इसोफेजियल जंक्शन पे। ये 15 सेंटीमीटर होता है, कहाँ से, फ्रॉम लोअर इंसीजर टीथ से। जो हमारा लोअर इंसीजर टीथ होते हैं वहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ये होता है। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसीजर टीथ से, जो लोअर इंसीजर टीथ होते हैं वहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है पहला जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। कहाँ, इसका नाम क्या है, फेरेंगो इसोफेजियल जंक्शन पे होता है। तो इसके बाद दूसरा जो है वो कहाँ पर होता है, आर्च ऑफ आयोटा, जहाँ पर आयोटा इसको क्रॉस करके जाता था, उसकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था। जहाँ पर आयोटा क्रॉस करके जाता था वहाँ पर भी बन जाता है कंस्ट्रक्शन, ये फिजियोलॉजिकली बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो हमारी कंस्ट्रक्शन बन जाती है वो कितनी कहाँ पर होती है, 21.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ से, लोअर इंसीजर टीथ से मेजर करना होता है। पहला वाला 15 सेंटीमीटर की दूरी पे था, कहाँ से, लोअर इंसीजर से ही। अब जो ये दूसरा है हमारा आयोटिक नोच से जो बन जाता है 21.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लोअर इंसीजर टीथ, ये भी वहाँ से ही मेजर करना होता है, लोअर इंसीजर टीथ से ही। इसके बाद जो हमारा तीसरा होता है ये बन जाता है ड्यू टू लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस कर जाता है वहाँ पर, उसकी वजह से बन जाता है। तो जहाँ पर हमारा लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस कर जाता है इसोफेगस को, वहाँ पर बन जाता है। तो वो कितने दूरी पे बन जाता है, 27.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है फ्रॉम लोअर इंसीजर टीथ। लोअर इंसीजर टीथ से हमें देखना होता है। तो पहला वाला बन जाता था 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, दूसरा वाला 21.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और जो तीसरा वाला है ये बनता है हमारे 27.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ से, लोअर इंसीजर की। पहला जो बन जाता था वो बनता था ड्यू टू फेरेंजियो इसोफेजियल जंक्शन, दूसरा ड्यू टू आयोटिक आर्च, और तीसरा जो बनता है ड्यू टू लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस कर जाता है इसकी वजह से। अब इसके बाद हम देखेंगे जो चौथा बन जाता है
वो इसलिए बनता है क्योंकि डायफ्राम में जब इसोफेगस क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन बन जाती है। तो ये होती है हमारी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम इंसीजर टीथ। अब आप कहोगे इसोफेगस तो 25 सेंटीमीटर ही था, लेकिन अब इसमें फेरेंक्स भी ऐड हो जाएगा और ओरल कैविटी का वो हिस्सा भी, मतलब इंसीजर टीथ से ये अब हमने मेजर करना है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। इंसीजर टीथ से क्या होता है हमारा जो इसोफेगस कहाँ क्रॉस कर जाता है डायफ्राम को, तो वहाँ पर भी बन जाता है डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्टर। तो वो कितनी दूरी पे बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसके बाद हम अब देखेंगे जो हमारा सर्विकल पार्ट होता है उसके रिलेशन देखेंगे। इसोफेगस जो हमारा सर्विकल पार्ट में होता है उसके रिलेशन देखेंगे। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, और एंटीरियरली अगर हम देखें तो ट्रैकिया होता है वहाँ पर जो सर्विकल पार्ट है, तो वहाँ पर आगे ट्रैकिया होता है। और लेटरली हमारे कैरोटिड शीथ होता है। कैरोटिड शीथ मतलब जहाँ जिसमें कैरोटिड आर्टरी होती है तो उसको शीथ कवर होता है, उसको हम कहते हैं कैरोटिड शीथ। ये लेटरली वहाँ पर होता है। जो हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होती है ये एसेंड कर जाती है, ऊपर जाती है इन द ग्रू से जाती है, जो कहाँ पर होता है ट्रैकिया और इसोफेगस के दरमियान जो ग्रू होता है वहाँ से एसेंड कर जाती है हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इसके बाद अगर हम देखें रिलेशन ऑफ थोरेसिक पार्ट का अगर हम रिलेशन देखें तो वो ये है, पोस्टीरियरली क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो लेटरली अगर हम देखें तो मेडिस्टनल प्लूरा होता है जिसमें हमारे लंग्स होते हैं। प्लूरल कैविटी होती है लेटरली कहाँ पर हमारे थोरेसिक पार्ट में। तो एंटीरियरली बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले हमें ट्रैकिया आता है थोड़ा, फिर नीचे और आए तो लेफ्ट ब्रोंकस आता है जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आया तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आती है, और नीचे आए तो लेफ्ट एट्रियम आता है, उसके नीचे आए तो डायफ्राम आता है। ये हमारे एंटीरियरली आते हैं, आगे से आते हैं। जब हम थोरेसिक पार्ट में जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, पहले ट्रैकिया आता है, लेफ्ट ब्रोंकस आता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी आती है, लेफ्ट आर्ट्रियम आता है और डायफ्राम आता है। तो जो हमारे इसोफेजियल प्लग्स होता है, जो हमारा इसोफेजियल प्लग्स होता है, इसोफेजियल प्लग्स ऑफ नर्व्स, ये सराउंड होता है किसके इसोफेगस को चारों ओर से, मतलब ऑल साइड से कवर कर जाता है। जो हमारा इसोफेजियल प्लग्स होता है ये हमारे इसोफेगस को कवर कर जाता है। अब हम रिलेशन देखेंगे विद एब्डोमिनल पार्ट के रिलेशन अब हम देखेंगे। दिस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ इसोफेगस लाइज इन अ ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। ये छोटा सा पार्ट होता है, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो छोटा सा होता है। तो ये ऑलमोस्ट किसके पीछे रह जाता है, जो हमारा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर होता है उसके पीछे रह जाता है। और पीछे से क्या होता है, पीछे से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वही होता है। तो ऊपर से इसको डायफ्राम होता है और नीचे ये फिर कंटिन्यू होता है इनटू स्टमक में। तो गाइज इसके बाद हम देखने वाले हैं जो इसोफेजियस पिंचर्स होते हैं वो देखेंगे आप। इसोफेजियस शो टू हाई प्रेशर जोन्स। यहाँ पर प्रेशर टू हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, दो हाई प्रेशर जोन्स यहाँ पर प्रेशर होता है, विच फॉर्म्स द फिजियोलॉजिकल स्पिंचर्स ऑफ इसोफेगस। तो जिनकी वजह से क्या हमारे स्पिंचर बन जाते हैं, ये दो होते हैं। मिडल पार्ट ऑफ इसोफेगस शोज एक्टिव peristalsis that is weaker at upper portion and stronger at lower portion of esophagus। अगर हम मिडल पार्ट देखें, जो हमारे स्पिंचर होते हैं ये दो होते हैं। एक होता है जहाँ पर इसोफेगस शुरू होता है वहाँ पर होता है हमारा पहला वाला स्पिंचर, और दूसरा होता है जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर। तो जो मिडल पार्ट होता है इसोफेगस का उसमें हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होते रहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, वेवी मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड नीचे आता है। तो ये अगर ऊपर वाले साइड में देखें तो वीक मतलब थोड़ी थोड़ी होती है, स्लोली होती है और वीकली होती है। अगर नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे इसोफेगस की तो ये स्ट्रांगली होती है। जो हमारी पेरिस्टाल्सिस होती है स्ट्रांगली होती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से होती है। उसके बाद अगर हम स्पिंचर की बात करें, जो हमारा अपर इसोफेजियल स्पिंचर होता है उसकी हम अगर बात करें तो ये होता है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फंक्शनल यूनिट the functional unit correlates anterior anatomically, the functional unit correlates anatomically with junction of the thyropharyngeus and क्रिकोफेरेंजियस। जो ये दो मसल्स होती है थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस, इन दोनों के जंक्शन की वजह से क्या बन जाता है हमारा
जो हमारा अपर इसोफेजियल स्पिंचर बन जाता है। विच आर पावरफुल स्ट्रेटेड मसल, इनकी वजह से क्या बन जाता है हमारा अपर इसोफेजियल स्पिंचर, किन की वजह से, एक थायरोफेरेंजियस जो मसल होती है, दूसरी क्रिकोफेरेंजियस मसल्स होती है, इनकी जंक्शन की वजह से हमारा बन जाता है अपर इसोफेजियल जो स्पिंचर होता है। ये पावरफुल स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। लाइज इन क्लोज्ड, जो ये होता है हमारा अपर इसोफेजियल स्पिंचर होता है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर इज क्लोज्ड एट रेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मतलब होती है कोई भी चीज़ हम खाए तो वो फिर वापस आने का खतरा रहता है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को भी हम रिगर्जिटेशन कह सकते हैं, मतलब वो वापस आना, कभी हमें लगता है इसोफेगस में, कभी हमारा वो एसिडिक, मतलब जो खाना हम खाते हैं कभी वो वापस आ जाता है, थोड़ा सा हमारे इसोफेगस में फील होता है हमें, तो उसको हम कहते हैं रिगर्जिटेशन। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो अपर इसोफेजियल स्पिंचर और लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होते हैं, ये उसी के लिए असल में होते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें, it does not enter air into esophagus, it does not enter air into, it don't enters air into esophagus, तो ये एयर को इसोफेगस में जाने नहीं देते एक्सेप्ट स्वेलिंग, जब स्वेलिंग होते हैं तब ये ऊपर रहता है। इसके बाद हम देखेंगे लोअर जो इसोफेजियल स्पिंचर है उसकी बात करेंगे। ये भी होता है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर हैज़ 10 to 25 mmHg प्रेशर, इतना प्रेशर होता है, 10 to 25 mmHg प्रेशर होता है इस स्पिंचर में। सिचुएटेड एट लोअर एंड ऑफ इसोफेजियल, जस्ट अबो द जस्ट अबो द इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन, जो इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन होता है जहाँ पर इसोफेगस मिल जाता है हमारे स्टमक के साथ, उसको हम कहते हैं इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन। तो वो जो जंक्शन होता है उसके एबो होता है ये। उसके बाद क्रिएटेड बाय एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन द डिस्टल इसोफेजियल वॉल। तो क्या होता है क्रिएटेड बाय एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स, किसकी वजह से बन जाता है, एसिमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है कि इनका स्मूथ मसल्स फाइबर्स का, तो उसकी वजह से बन जाता है ये डिस्टल वॉल पे। एट इट ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस एंड वॉमिटिंग, ये कहाँ पर कब खुलता है, जब प्राइमरी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसके रिस्पॉन्स पे खुलता है, या जब वॉमिटिंग वगैरह कुछ होता है। ईयर, या कब खुलता है, जब इसने अलो करना होता है एयर टू एस्केप फ्रॉम स्टमक, एयर को स्टमक से बाहर निकालने के लिए, तब भी ये ओपन होता है। तो अब मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ। रिलेशंस हमने पहले ही देख लिए, अब हम पार्ट्स देखेंगे। जो हमारा सर्विकल पार्ट होता है, जो हमारा सर्विकल पार्ट होता है ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई, तो ये आपको पता है। ये बाकी जो हमने रिलेशन देखनी थी वो हमने पहले देख ली। अब हम देखेंगे थोरेसिक पार्ट जो होता है स्टार्ट्स फ्रॉम सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई टू द इसोफेजियल ओपनिंग इन ड्यूडेनम, डायफ्राम तक ये होता है। उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट जो होता है स्टार्ट्स फ्रॉम ओपनिंग ऑफ डायफ्राम टू कार्डिक एंड ऑफ स्टमक। तो इसके बाद हमने देखना है इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, जो इसोफेजियल ब्रांच होता है किसका, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा का, वो सप्लाई कर जाता है। जो थोरेसिक आयोटा का डिसेंडिंग ब्रांच होती है, इसोफेजियल ब्रांच जो इसकी होती है डिसेंडिंग आयोटा का, तो वो यहाँ पर सप्लाई कर जाता है। और इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का भी होता है। अगर वेन देखें तो वेन फ्रॉम अपर पार्ट जो वेन फ्रॉम अपर पार्ट ड्रेन, जो अपर पार्ट को ड्रेन कर जाती है वेन, वो किस में डालती है, एजाइगस वेनस सिस्टम में। जो अपर पार्ट की वेन होती है वो किस में डालती है, एजाइगस वेनस सिस्टम में। और जो वेन लोअर पार्ट से ड्रेन कर जाती है, जो लोअर पार्ट का ब्लड लेती है, वो किस में डालती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, विच ड्रेन इनटू पोर्टल सिस्टम, वो फिर पोर्टल सिस्टम में आगे डालती है। इसके बाद हम नर्व सप्लाई अगर देखें तो नर्व सप्लाई क्या होती है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको सप्लाई करता है। उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं कहाँ से, वैगस नर्व के, वो भी सप्लाई करते हैं। और सिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं सुप्लाइशनिक नर्व से भी। तो ये था हमारा स्टमक, ये था हमारा इसोफेगस। इसके बाद हम देखेंगे अब दूसरे लेक्चर में अब स्टमक। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस। और आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स।